नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। अंगोला के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता जारी। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्वेस का गर्मजोशी से किया स्वागत। भारत ने पाकिस्तान को दिया एक और बड़ा झटका। सभी तरह की वस्तुओं के आयात पर लगाई रोक। आयात संबंधी व्यापारिक प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू। वेव समिट के तीसरे दिन मनोरंजन जगत के कई पहलुओं पर हुई चर्चा। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री मोदी के विजन को सराहा। प्रसार भारती के सीईओ ने सब्सिडी पर की बात। गोवा के शिरगांव मंदिर में दर्दनाक हादसा। यात्रा के दौरान मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत, कई घायल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। एक दुर्दांत नक्सली ढेर, कई हथियार और गोला बारूद बरामद। तलाशी अभियान जारी। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्वेस लोरेंको ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अतिथि राष्ट्रपति का हैदराबाद हाउस में गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों देशों में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। बैठक में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही संबंधों के विस्तार की संभावनाओं पर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। भारत अंगोला में पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच विकास, साझेदारी, क्षमता निर्माण, सहयोग और रक्षा संबंध भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। और अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्वेस लोरेंको का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतिथि राष्ट्रपति का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। अंगोला के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने अपने दौरे को महत्वपूर्ण बताते हुए भारत के साथ मजबूत रिश्तों का जिक्र किया। बीते 38 वर्ष में अंगोला के किसी भी राष्ट्रपति का यह पहला भारत दौरा है। खास बात यह है कि भारत और अंगोला इस साल अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्वेस लोरेंको ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचकर बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्वेस लोरेंको से दिल्ली में मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि भारत की राजकीय यात्रा के दौरान अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्वेस लोरेंको से मुलाकात कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। भारत के प्रति उनकी गर्मजोशी भरी भावनाओं और हमारी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उनके मार्गदर्शन की मैं सराहना करता हूं। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी वार्ता से भारत अंगोला और भारत अफ्रीका संबंधों के लिए विकास के नए रास्ते खुलेंगे। भारत अंगोला के संबंधों में इस यात्रा से नई ऊर्जा मिलने वाली है। आइए दोनों देशों के बीच के संबंधों को समझते हैं। राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हुए हैं। आपको बता दें कि भारत ने अंगोला के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया था। साथ ही वर्ष 1985 में अंगोला के साथ राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे भारत के। भारत अंगोला के संबंधों में नई ऊर्जा की तस्वीर को बयां करते हुए ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। अंगोला ने 2025 के लिए अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता संभाली थी। अफ्रीका के प्रमुख तेल उत्पादकों में से एक अंगोला है। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में भारत और अंगोला के संबंध मजबूत हुए हैं। 2023-24 में
$4.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार भारत और अंगोला के बीच हुआ है। साथ ही अंगोला भारत का 8वां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। हमारे सांस्कृतिक संबंध भी बेहद प्रगाढ़ हुए हैं इन 40 वर्षों में। साथ ही अंगोला में करीब 8,000 भारतीय निवास करते हैं। यह भारत अंगोला के संबंधों की नई ऊर्जा की तस्वीर को बयां करता है। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का। भारत ने पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका दिया है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 2 मई को अधिसूचना जारी की गई। इसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने की तैयारी चल रही है। भारत ने पहले सिंधु जल संधि रद्द की, भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश दिया और अब पूरी तरह से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है पाकिस्तान के साथ। वहीं पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर में एलओसी नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की। सैन्य सूत्रों ने बताया कि 2 और 3 मई की रात को पाकिस्तान की सेना ने कुपवाड़ा, उड़ी और अखनूर क्षेत्रों में छोटे हथियारों से फायरिंग की। भारतीय सेना ने तुरंत और उचित जवाब दिया। पाकिस्तान ने लगातार 9वें दिन फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने कल देर रात नियंत्रण रेखा पर फिर से फायरिंग की। नियंत्रण रेखा से सटे कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टरों में बिना उकसावे के छोटे हथियारों से पाकिस्तानी सेना की ओर से गोलीबारी की गई। वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। और वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देशभक्ति से ओतप्रोत एक खबर आई है। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाली इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना के रिटायर्ड कैप्टन KN अमरजीत कुमार ने थल सेना अध्यक्ष को पत्र लिखकर पाकिस्तान के खिलाफ फिर से हथियार उठाने की इच्छा जताई है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को लिखे एक पत्र में रिटायर्ड कैप्टन अमरजीत कुमार ने लिखा कि एक सिपाही कभी रिटायर नहीं होता, मरने के बाद भी नहीं। भारतीय सेना के इस वीर सपूत का यह खत देश के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा है। तो देशभक्ति का जज्बा बयां करती हुई यह तस्वीर है। एक रिटायर्ड कैप्टन यह लिख रहा है कि 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे। 80 साल के वॉर वेटरन है रिटायर्ड कैप्टन अमरजीत कुमार। उन्होंने फिर से लड़ने की इच्छा जताई है। उनका यह कहना है कि एक सेना का जवान कभी रिटायर नहीं होता, मरने के बाद भी, और इसीलिए वो पत्र लिखकर पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने की इच्छा जता रहे हैं। यह भारत के एक पूर्व सैनिक का मातृभूमि के प्रति प्रेम है और यह प्रेरणा देता है भारतीय सेना को भी, यह प्रेरणा देता है भारत के नौजवानों को भी, यह संबल देता है जो शहीद हुए हैं पहलगाम हमले में उनके परिजनों को भी। और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया। मारे गए नक्सली के पास से एक ऑटोमेटिक राइफल, बारूद, गोली और नक्सली साहित्य भी बरामद हुआ है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 10 दिन से भी अधिक लंबा चलने वाला नक्सल सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। और यहां समाचार में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए DD न्यूज़। स्वाद और सेहत के लिए कच्ची घानी तेल का बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल करें। मैंने तो तय कर लिया, अब आपकी बारी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने के मुद्दे पर कांग्रेस एक बार फिर घिरती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सेना का मनोबल गिराने का काम करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाहर से ये CWC और अंदर से ये PWC है। कांग्रेस पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कि पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या ये भारत की सेना और वायुसेना के मनोबल को नहीं गिराता है? हर समय पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। उनका मनोबल बढ़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। ये बाहर से CWC है और अंदर से PWC है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। और आइए रुक करते हैं अगली खबर का। भाजपा ने कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव में रणनीति पर पूछे गए सवाल पर भी करारा हमला बोला है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं में पाकिस्तान को रणनीति बताने की होड़ लग जाएगी। कहते हैं रिजोल्यूशन में, हमें स्ट्रेटेजी बता दीजिए, हमें स्ट्रेटेजी बता दीजिए, किस समय, कहां, कैसे, किस हथियार से आप क्या करेंगे, ये स्ट्रेटेजी हमें बता दीजिए। वाह, आपको स्ट्रेटेजी बता दे और आप तुरंत पाकिस्तान पहुंच जाए डिक्लेयर करने के लिए कि ऐसा होने वाला है। तुरंत, बिना, मैं आपको गारंटी करता हूं, इनको अगर स्ट्रेटेजी बताई जाए ये PWC वालों को, तो ये बिना समय गवाए कंपटीशन होगा, होड़ होगा इनके अंदर कि पाकिस्तान को पहले कौन बताएगा। ये सारे PWC वाले वहां पहुंच जाएंगे बताने के लिए। भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की पाकिस्तान की सीनेट में जय जयकार होने पर सवाल उठाया। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में सैफुल्ला अब्रू, जो कि सीनेटर हैं PTI के, सैफुल्ला अब्रू ने कहा कि पूरी इंडिया की ऑपोजिशन पहलगाम हमले की मजम्मत, मतलब बुराई कर रही है। चाहे वह दिल्ली की आम आदमी पार्टी हो या फिर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, कोई मोदी का साथ नहीं दे रहा, सभी विरोध कर रहे हैं। किसी ने मोदी को सपोर्ट नहीं किया। वहां जय जयकार हो रही है अखिलेश यादव की, वहां जय जयकार हो रहा है अरविंद केजरीवाल का। वैसे ही राहुल गांधी की जय जयकार बहुत हो रही है पाकिस्तान में। कल से उनके सीनेट में भी शुरू हो जाएगा जय जयकार पाकिस्तान में राहुल गांधी का। तो आप सोच के देखिए ये किस प्रकार के लोग हैं और देश के खिलाफ किस प्रकार का माहौल ये पाकिस्तान वर्किंग कमेटी बना रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस जिस तरीके से बयान दे रही है वो उचित नहीं है। कांग्रेस के नेता बार बार सेना के मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने भारत सरकार के तत्परता से की गई कार्रवाई की प्रशंसा की है, जिसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी करार उन्होंने दिया है। और आइए सीधा रुख करते हैं हैदराबाद हाउस का। भारत अंगोला के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की सीधी तस्वीरें। आपको बता दें कि अंगोला के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं और इस वक्त हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत और अंगोला के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत जारी है। इस बातचीत में भारत अंगोला के बीच हो सकता है कि महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बने। आपको बता दें कि भारत अंगोला के बीच 40 वर्षों के मजबूत संबंध हैं और अंगोला ने भारत दौरे पर आकर के खुशी जताई। And handing over of documents. First, we shall witness the exchange of memorandum of understanding between the Government of Republic of India and the Government of Republic of Angola in the cooperation in the field of agriculture. This will be exchanged on the Angolan side by His Excellency Tete Antonio, Minister for External Relations, and on the Indian side by Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister. Sir, Ministers. Thank you, Ministers. I request the Ministers to stay on. The next exchange is also by the Ministers. This is the Memorandum of Understanding
between the Government of Republic of India and the Government of Republic of Angola on cooperation in the field of Ayurveda and other traditional systems of medicine. Thank you, Ministers. Thank you, sir. Next, we have the exchange of the cooperation program between the Government of Republic of India and the Government of Republic of Angola in the domain of culture for the period 2025-29. This will be exchanged on the Angolan side by His Excellency Clement Kamemba, the Ambassador of Republic of Angola to India, and on the Indian side by Shri Damu Ravi, Secretary ER-MEA. We request the Secretary and the Ambassadors to stay on. We next have the handing over of the International Solar Alliance Framework Agreement. This will be handed over by His Excellency Clement Kamemba, the Ambassador of the Republic of Angola, and be received by Shri Damu Ravi, Secretary ER, Ministry of External Affairs. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I now request the spokesperson of Ministry of External Affairs to conduct the remainder of the proceedings. Namaskar, good afternoon, ladies and gentlemen. Your Excellency, Mr. João Manuel Gonzalez Lourenço, President of the Republic of Angola, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, and friends from the India. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, President Lourenço, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार। मैं बिंदु, मैं राष्ट्रपति लोरेंसो और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह एक ऐतिहासिक पल है। 38 वर्षों के बाद अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो रही है। उनकी इस यात्रा से न केवल भारत अंगोला संबंधों को नई दिशा और गति मिल रही है, बल्कि भारत और अफ्रीका साझेदारी को भी बल मिल रहा है। फ्रेंड्स, इस वर्ष भारत और अंगोला अपने राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन हमारे संबंध उससे भी बहुत पुराने हैं, बहुत गहरे हैं। जब अंगोला फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा था, तो भारत भी पूरी फेथ और फ्रेंडशिप के साथ खड़ा था। फ्रेंड्स, आज विभिन्न क्षेत्रों में हमारा घनिष्ठ सहयोग है। भारत अंगोला के तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। हमने अपनी एनर्जी साझेदारी को व्यापक बनाने का निर्णय लिया है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी गई है। रक्षा प्लेटफॉर्म्स के रिपेयर और ओवरहॉल और सप्लाई पर भी बात हुई है। अंगोला की सशस्त्र सेनाओं की ट्रेनिंग में सहयोग करने में हमें खुशी होगी। अपनी विकास साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग में अंगोला के साथ अपनी क्षमताएं साझा करेंगे। आज हमने हेल्थ केयर,
डायमंड प्रोसेसिंग, फर्टिलाइजर और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में भी अपने संबंधों को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। अंगोला में योग और बॉलीवुड की लोकप्रियता हमारे सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती का प्रतीक है। अपने पीपल टू पीपल संबंधों को बल देने के लिए हमने अपने युवाओं के बीच यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ने के अंगोला के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। हमने अंगोला को भारत की पहल कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से भी जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है। फ्रेंड्स, हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लोरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। We thank Angola for their support in our fight against cross-border terrorism. Friends, 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं अंगोला को अफ्रीकन यूनियन की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिली। भारत और अफ्रीका के देशों ने कॉलोनियल रूल के खिलाफ एक सूर में आवाज उठाई थी, एक दूसरे को प्रेरित किया था। आज हम ग्लोबल साउथ के हितों, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की आवाज बनकर एक साथ खड़े रहे हैं। पिछले एक दशक में अफ्रीका के देशों के साथ हमारे सहयोग में गति आई है। हमारा आपसी व्यापार लगभग $100 बिलियन हो गया है। रक्षा सहयोग और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर प्रगति हुई है। पिछले महीने भारत और अफ्रीका के बीच पहली नेवल मैरीटाइम एक्सरसाइज एक्यूम की गई है। पिछले 10 वर्षों में हमने अफ्रीका में 17 नई एम्बेसीज खोली है। $12 बिलियन से अधिक की क्रेडिट लाइंस अफ्रीका के लिए आवंटित की गई है। साथ ही अफ्रीका के देशों को $700 मिलियन की ग्रांट सहायता दी गई है। अफ्रीका के 8 देशों में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। अफ्रीका के 5 देशों के साथ हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग कर रहे हैं। किसी भी आपदा में हमें अफ्रीका के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका अदा करने का सौभाग्य मिला है। भारत और अफ्रीकन यूनियन, वी आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, वी आर पिलर्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। मुझे विश्वास है कि अंगोला की अध्यक्षता में भारत और अफ्रीकन यूनियन के संबंध नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर मैं आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Obrigado. Thank you, sir. May I now request
His Excellency Mr. João Manuel Gonzalez Lorenzo, President of the Republic of Angola, to give his remarks to the media. Thank you very much. Thank you very much, all Your Excellency Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India, distinguished members of the Indian and Angolan delegation, distinguished guests, ladies and gentlemen. Allow me, first and foremost, to thank the very gracious words that Your Excellency has addressed to us and express our gratitude for the hospitality that has been accorded to us since our arrival in this beautiful city of New Delhi, where we see reflected the rich and vast culture of the Indian people who have welcomed us with the warmth and cordiality which is their hallmark. This state visit, the first I undertake to your country, takes place 38 years after President José Eduardo Santos visited India at a time when Angola was grappling with a long conflict that significantly constrained the achievement of the development goals which we would have begun to realize within the framework of cooperation with your great country. Today, circumstances have changed. We enjoy peace within the context of democracy that continue to consolidate itself, opening up far broader prospects for exchange between the Republic of Angola and India, whose potential of both our nations, when combined, can help establish a significantly expanded foundation for business opportunities, commercial exchanges, institutional cooperation and investments in the economies of our respective countries and other domains that we may identify. I've come to India to convey, amongst other aspects, a message of admiration and friendship that we hold with your country, whose history is rich in events that have made it a cultural, scientific, technological, political reference on a global stage. I've also come to India with the intention of showcasing a new vision for the relations between our countries, grounded on the concrete and achievable objectives with practical results that will help transform, even in our own time, the daily lives of our respective peoples and countries. Honorable Prime Minister, Excellencies, when we reflect upon what has been accomplished since the establishment of relations between our respective countries, as well as what remains to be done and what may yet be achieved, we observe a gap in accomplishments that we both have the need and are able to bridge, taking into account the human, material and other resources at our disposal. It is from this perspective that the Angolan side will seek to address during the bilateral discussions our main interest in the cooperation with India, placing particular emphasis on the sectors such as agriculture to promote food security, finance, health, defense, higher education, information technologies, energy, industry and trade, and mineral resources, oil and gas, with expectation that at the end of our deliberation we may affirm that our efforts have been worthwhile in light of results achieved, since these domains constitute the foundation upon which the entire economic and social development program of Angola will rest, for which we count most especially on the participation of India. In this regard, I would like to underscore the significance we attach to the direct participation of Indian investors in the Angolan economy, which hold a considerable growth potential and offers conditions that render it attractive, because we are endowed with a valuable asset, which is a young population marked by vigor and a capacity to assimilate new knowledge which can be harnessed
in the service of entrepreneurs who look for Angola as a destination for their investments and business ventures. These ideas may become a tangible reality in the short and medium term as there is political will that inspires us to undertake projects of mutual benefits for which it is essential to mobilize the necessary financial resources. I therefore would like to welcome the availability and openness of your country to the creation of an investment fund with a view to encourage Indian entrepreneurs to invest in sectors of their interest in Angola, as well as the establishment of an export credit line. It is important to underscore the fact that the signing of considerable number of legal instruments has happened, which will enable the resumption and strengthening of bilateral cooperation following the prolonged period of stagnation since the signing of the General Agreement on Economic, Technical, Scientific and Cultural Cooperation on 4th October 1986 up to the convening of the first session of the Angola-India Bilateral Commission in September 2020 and the activation of the political and the diplomatic consultation mechanism between our two countries on the 11th of August 2023. This renewal of contacts, which took place during a critical period in the recent history of humanity, when the COVID-19 pandemic on one hand restricted contacts between peoples and nations on a global scale, but on the other hand, it was precisely in this challenging period that we came together once again to discuss our perspectives, our interests, our visions for the future, as well as the challenges, the common challenges for Africa, in particular, we're facing at the time confronting an unprecedented phenomenon in which your country played a prominent role through its contribution to the African continent, especially with the donation of vaccines that have proven essential in the effort to contain the spread of the disease. Your Excellency Prime Minister Narendra Modi, Your Excellencies, in this engagement between two countries of global south from different regions of the world, yet of undeniable strategic importance, we are compelled to address issues pertaining to the current international landscape, given their complexity and the threats they represent. I am firmly convinced that we share the same principles and common perspectives regarding the need to contribute to the reconstruction of a new world order by restoring to the United Nations and all its bodies the central role in seeking for solutions through dialogue, which may contribute to reducing the current tensions that generate political instability, humanitarian crisis, and market uncertainties, with grave repercussions for the global trade and consequently for the food and energy security of countries on a worldwide scale. All these facts underscore the primacy of multilateralism over the perspectives advanced by groups of countries that regard themselves as sufficiently powerful and are entitled to impose development models and solutions to which all others must submit. This scenario tends to underestimate international law as the framework that must continue to be globally accepted for resolving the conflict in the Middle East on the basis of the relevant United Nations Security Council resolution that set forth the establishment of the State of Palestine, as well as the conflict unfolding in Ukraine and other regions of the world, notably in Africa, where we are concerned about the war in Sudan, in the Democratic Republic of the Congo, and the chronic instability that has prevailed for years in the Sahel region in Africa.
Thank you very much, Honorable Prime Minister, and thank you everyone present. Thank you, sir. That concludes the press statements. Thank you for your presence, ladies and gentlemen. तो हैदराबाद हाउस से भारत अंगोला के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंगोला के राष्ट्रपति लोरेंको ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और अंगोला के बीच 40 वर्षों से राजनयिक संबंध हैं, लेकिन भारत और अंगोला के संबंध उससे भी कहीं ज्यादा पुराने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंगोला की सेना के आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृति मिली है, साथ ही साथ अंगोला की सशस्त्र सेना के प्रशिक्षण को भी मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि भारत और अंगोला के बीच महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रणाली साझेदारी को आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। साथ ही साथ जो बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही वो पहलगाम हमले को लेकर के कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि पहलगाम हमले में जो आतंकवादी थे उनके खिलाफ भारत जो है सख्त कार्रवाई करेगा। एक बार फिर यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराई है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद मानवता के लिए बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लोरेंको और अंगोला ने जो संवेदना व्यक्त की है उसके प्रति भारत ने आभार प्रकट किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत ग्लोबल साउथ के हितों और उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के लिए साथ खड़ा है और अंगोला भी उसमें भारत के साथ सहमति उसने जताई है। साथ ही आपको बता दें कि आयुर्वेद के क्षेत्र में भी भारत और अंगोला के बीच महत्वपूर्ण ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। साथ ही साथ इस दौरान अंगोला के राष्ट्रपति लोरेंको ने भी संयुक्त प्रेस वक्तव्य को संबोधित करते हुए भारत के साथ में एक साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंगोला हर मोर्चे पर भारत के साथ है। साथ ही साथ आर्थिक रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में दोनों देश एक साथ मिलकर आगे बढ़कर काम करने पर सहमत हुए हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी भारत और अंगोला के बीच जो राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ तो इस वक्त मना रहे हैं, लेकिन अंगोला के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं और हैदराबाद हाउस में संयुक्त प्रेस वक्तव्य के दौरान ये बात भारत की ओर से और अंगोला के राष्ट्रपति की ओर से कही गई। और आइए रुक करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कानून और न्याय मंत्रालय के सहयोग से अटॉर्नी जनरल कार्यालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में मध्यस्थ और मध्यस्थ संस्थान एक साथ आएंगे ताकि वो मध्यस्थता प्रक्रिया पर चर्चा कर सके और श्रेष्ठ परंपराओं को साझा कर सके। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पाकिस्तान से वस्तुओं के आयात पर रोक के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान से निर्यातित या पाकिस्तान में उत्पन्न किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष या परोक्ष आयात और परिवहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के साहसी और निर्णायक कदम का हार्दिक स्वागत किया है। यह निर्णय एक सशक्त और स्पष्ट संदेश देता है कि पाकिस्तान की ओर से निरंतर शत्रुतापूर्ण गतिविधियों और भारत विरोधी रुख के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंध नहीं बनाए जा सकते। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप है, बल्कि देश के व्यापारिक समुदाय और आम नागरिकों की भावना का भी सम्मान करता है, जो कि लंबे समय से आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पाकिस्तान से वस्तुओं के व्यापार और परिवहन पर रोक लगाकर सरकार ने राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी है। यह निर्णय निश्चित रूप से एक स्पष्ट संदेश देता है कि पाकिस्तान की ओर से निरंतर शत्रुतापूर्ण संबंध और गतिविधियां बनी रहें और भारत विरोधी रुख के बीच व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां चल नहीं सकती हैं। यह कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप है, बल्कि देश के व्यापारिक समुदाय और आम नागरिकों की भावना का सम्मान भी करता है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है
की सजा मिलेगी और वो कल्पना से परे होगी। पूरे देश के व्यापारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। और गोवा के शिरगांव में श्री लहराई यात्रा के दौरान भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 26 से ज्यादा लोगों के घायल होने की संभावना है, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का गोवा मेडिकल कॉलेज और नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बिचोलीम अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। साथ ही अधिकारियों को सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस हादसे पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर घटना की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। ये इंसिडेंट जो हुआ दुखद घटना है। इस तरह के इंसिडेंट पहले कभी नहीं हुआ था। इन लोगों को शिफ्ट किया तो शिफ्ट हॉस्पिटल में लाने से पहले ही 6 लोगों की डेथ हो चुकी थी। कुछ लोगों को रिफ़र हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया था। वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी मैं खुद होके गया। वहाँ पे 4 लोगों की डेड बॉडीज़ थी और बाकी 10 लोग एडमिट थे। उनके ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस इंसिडेंट्स के बारे में खुद होके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आज सुबह ही फ़ोन लगाया और इस इंसिडेंट्स की पूरी उन्होंने पूछताछ की और जिन जिन को कुछ सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट देने की भी उन्होंने कहा कि और कुछ सपोर्ट चाहिए तो खुद होके सेंटर से भी वो देने का कहा। लेकिन हम पूरी तरह से सभी की ट्रीटमेंट और बाकी व्यवस्था कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने गोवा हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि गोवा के शिरगांव में भगदड़ के कारण हुई मौतों से व्यथित हूं। अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। और आइए बात करते हैं वेव्स 2025 की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेव्स समिट के तीसरे दिन पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्रधानमंत्री के इस कदम की सभी लोगों ने तारीफ की है। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें लोगों से बहुत अच्छे सुझाव मिले हैं। कार्यक्रम में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान भी किया गया। भारत में फिल्म एजुकेशन, फिल्म एंटरटेनमेंट, मीडिया इस दुनिया में एकदम नया कदम है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है उस विजन के हिसाब से भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडरशिप लेने की ताकत रखता है। इंडिया कैन टेक द ग्लोबल लीडरशिप इन द वर्ल्ड ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। दैट इज द काइंड ऑफ टैलेंट वी हैव। I look forward to more and more inputs from the industry participants. We are very open-minded government. Our Prime Minister always encourages us to listen and make the changes which are required for helping our youngsters, helping our talent find the right opportunities. मुंबई में चल रहे वैश्विक मीडिया संवाद शिखर सम्मेलन वेव्स का आज तीसरा दिन है। इस बीच आपको बता दें कि मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच ब्रिजिंग द गैप, कमिश्नरिंग कंटेंट एंड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर एवीजीसी क्रिएटर्स सत्र में प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी कि एवीजीसी क्षेत्र में सब्सिडी को लेकर चर्चा की। Many countries around the world do provide for production subsidies, and you can get a subsidy from Switzerland or Canada or wherever, and you can go there and shoot and make a film there and get subsidized for it. But the same thing is not available for the AVGC sector. So which means that while your gestation periods are longer, your funding is more difficult, but you do not get the benefit of the subsidies which countries around the world are offering.
and therefore you are not able to really fight on an equal footing. So this is the kind of gap that possibly needs to be addressed, so that even if you don't rely on grants, if your cost of production can be brought down, then you would be able to leverage the latest technologies and create high quality content faster and better. प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि बीते एक साल में हमने एक नई रणनीति अपनाई है, जिसमें हम पिछले 5 सालों के अंदर बने नए और ताज़ा कंटेंट जैसे फिल्में और लाइव एक्शन प्रोग्राम को खरीद रहे हैं और उसे अपने OTT प्लेटफॉर्म पर दिखा रहे हैं। We've also started doing now in the last year or so is that fresh content which is created within the last 5 years, whether it is movies, whether it is live action or even animation for that matter, we've developed this matrix for valuation of such content, and then started to procure this content and then run it on the Waves platform as well as on the linear platform. The idea essentially is that instead of commissioning and putting out the money up front, if we are able to take a ready product and then choose from the various options which are available and which gel with whatever are the current market trends in terms of viewership, then we would be able to eliminate the gestation period from commissioning to delivery, and therefore we would be able to get content and proceeding on the assumption, of course, that at least some of the content creators are also looking at the same market trends and are able to foresee what is the kind of content which would be required at a particular point in time. And when that intersection happens, then we are in the right place with the right kind of content and are able to procure it much faster. वेव्स 2025 में ऑनलाइन गेमिंग पर जारी इंडिया गेमिंग रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस उभरते सेक्टर में ग्लोबल हैवीवेट होने को तैयार है। अगले एक दशक में इस सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी 20% होने की उम्मीद है। इस नए सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं, समझने के लिए देखिए डीडी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री अब एक नई उड़ान के लिए तैयार है। भारत की युवा शक्ति अब सिर्फ ऑनलाइन गेम खेलने नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर कब्जा जमाने के लिए तैयार हो रही है। वेब्स 2025 में जारी इंडियन गेमिंग रिपोर्ट के ताजे आंकड़े बताते हैं कि साल 2034 तक भारत दुनिया का एक ग्लोबल ऑनलाइन गेमिंग हैवीवेट बनने जा रहा है। साल 2024 में भारतीय ऑनलाइन गेमिंग का बाजार 3.7 अरब डॉलर का रहा है। करीब 20% की सालाना ग्रोथ के साथ 2029 तक ये 9 अरब डॉलर का होगा। अगले 10 सालों में ये हिस्सेदारी बढ़कर 20% तक जा सकती है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2034 तक भारत की गेमिंग इंडस्ट्री 60 बिलियन डॉलर की होगी। उम्मीद है कि गेमिंग स्टार्टअप्स कंपनियां आईपीओ के जरिए 26 अरब डॉलर जुटा सकती हैं। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री भारत की ऑरेंज इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बनने जा रही है और भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी इस नए खेल का हिस्सा बन गया है, जिन्हें ग्लोबल निवेशकों का साथ मिलना भी शुरू हो गया है। गेमिंग बहुत प्रॉमिसिंग है। मतलब पिछले ईयर ऑन ईयर अगर आप देखो तो हमारी ग्रोथ ऑन 30 to 40% पे हो रही है और अभी बहुत से गेम हैं इंडिया से जो बनने लगे हैं और इंडियन कंटेंट भी काफ़ी बन रहा है। और हमारे इंक्यूबेशन टीम गेम्स में भी कुछ गेम्स ऐसे हैं जो इंडियन कंटेंट को प्रमोट करते हैं। जैसे एक गेम है स्पाइस सीक्रेट करके, तो इंडियन स्पाइसेस के बारे में बताता है। एक कार्निवल है जिसमें वो आपको इंडियन कार्निवल थीम में खेलने को बताता है। तो देयर आर लॉट ऑफ फन एलिमेंट्स, तो काफ़ी अच्छे गेम्स हैं। और इंडिया में अभी आप 5 सालों में खुद ही आप देखोगे 30 सालों में कितनी ग्रोथ हो रही, कितने नए गेम्स इंडिया से बनके ग्लोबल स्टेज पे जाएंगे। भारतीय गेमिंग कंपनियों की कोशिश है कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को भारतीय कैरेक्टर्स के जरिए ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाई जाए। और जितने भी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स है उन सब में हमें काफ़ी उसमें सपोर्ट मिला है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऐसा सोचा कि भाई जो शूटिंग गेम्स है उसमें अब तक ऐसी कोई भी गेम नहीं आई है कि जिसमें इंडियन कल्चर को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट किया जाए। सो हमने वही ट्राई कर रहे हैं स्कारफॉल 2.0 में कि जितने भी इंडिया के स्टेट से हमारा जो भी कल्चर है, रिच कल्चर, उसको हम रिप्रेजेंट करें। हमने डिफरेंट तरह के आउटफिट्स बनाए, गुजराती, मराठी, पंजाबी, और जैसे कि आप व्हीकल्स देख रही है छकड़ा जो गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है, तो वो भी हमने गेम में इंट्रोड्यूस किया है। और हम ये ट्राई कर रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकें। नई रिपोर्ट इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल ने जारी की है। पूरी दुनिया में ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री 300 अरब डॉलर की हो चुकी है, जो कि मूवीज और म्यूजिक बाजार से भी काफी बड़ी है।
ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री में फिलहाल भारत की हिस्सेदारी 1% से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अगला दशक भारत का होने जा रहा है और ये हिस्सेदारी आने वाले दिनों में बढ़कर के 20% तक हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो गेम चेंजिंग आंकड़ा है वो है एम्प्लॉयमेंट का। रोजगार की बात करें तो आने वाले दिनों में गेमिंग इंडस्ट्री में 20 लाख नए रोजगार युवाओं की पहली पसंद बन सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज वेव्स 2025 मुंबई। और आइए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि नीट यूजी परीक्षा 2025 निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नीट परीक्षा को लेकर परीक्षा के दिन त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था रखी जाएगी। जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर निगरानी होगी और अनुचित साधनों के उपयोग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुचित साधनों का उपयोग करने पर एनटीए परीक्षाओं में बैठने पर 3 साल तक की रोक होगी। ये बड़ी खबर नीट की परीक्षा से जुड़ी हुई। नीट यूजी परीक्षा 2025 को लेकर के सख्त निर्णय लिए गए हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। परीक्षा के दिन त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अनुचित साधनों के उपयोग पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर इसकी निगरानी होगी। एनटीए परीक्षाओं में बैठने पर से जुड़े हुए कई सारे महत्वपूर्ण फैसले, अनुचित साधनों के उपयोग पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। तो ये नीट यूजी परीक्षा को लेकर के सख्त जो कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी यदि किसी तरह की अनियमितता या अनुचित जो व्यवस्था है वो छात्रों के द्वारा पाई जाती है। तो बहरहाल रुख करते हैं अगली खबर का। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार के 70 दिन पूरे होने पर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत 70 साल के सभी बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 70 गाड़ियां 70 दिनों तक 70 विधानसभाओं में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए लॉन्च की जा रही हैं। ये गाड़ियां राजधानी में घूम घूम कर 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का पंजीकरण करेगी, जिससे तुरंत उनका कार्ड बनेगा और तुरंत वो इस योजना का लाभ ले पाएंगे। ये योजना बुजुर्गों के इलाज के खर्च को कम करने में सहायक है, जिससे कमजोर परिवारों पर बोझ कम हो रहा है। 70 साल के दिल्ली में जितने बुजुर्ग हैं उनका वय वंदना योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये गाड़ी 70 दिन 70 गाड़ियां 70 विधानसभाओं में 70 साल से ऊपर की उम्र के बुजुर्गों के लिए सरकार के 70 दिन पूरे होने के अवसर पर आज ये लॉन्च की जा रही है। और ये सभी गाड़ियां अलग अलग पूरी राजधानी क्षेत्र में घूम करके हर बुजुर्ग को जो 70 साल से ऊपर की उम्र का है उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, तुरंत उनका कार्ड बने और तुरंत वो इस योजना का लाभ ले पाएं। आज दिल्ली सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो दिल्ली के 70 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना जिसकी शुरुआत की गई है। रुक करते हैं अगली खबर का। असम में कल हुए पंचायत चुनाव के पहले चरण में 70.19% मतदान हुआ। इस चुनाव के नतीजे 11 मई तक सामने आएंगे। 43 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान होगा। असम स्टेट इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी कर ये जानकारी दी। बता दें कि असम पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान कल हुआ था। दूसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा। चुनाव 2 चरणों में 25,007 मतदान केंद्रों पर हो रहे हैं, जिसमें 1.80 करोड़ से अधिक मतदाता शामिल हैं। इसमें 2026 विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल इसे माना जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर में कृषि उद्योग समागम 2025 का भव्य आयोजन किया गया। आयोजन का उद्देश्य कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में नवाचार, तकनीकी उन्नयन और कृषक कल्याण को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि सही प्रकार की फसलों के लिए, उन्नत उपकरणों के लिए कृषि आधारित
उद्योग लगाने के लिए विशाल समागम का आयोजन किया गया है, जिसमें कई प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग शामिल होंगे। आज नई तकनीक को अपनाते हुए उत्पादों को कैसे संभाला जाए, बाजार को समझा जाए, जो हमारे किसानों को फसलों का ठीक से उत्पादन हो सके, ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जिससे न केवल किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिले बल्कि राज्य भी समृद्ध हो। मध्य प्रदेश में आज मंदसौर के सीतामऊ विधानसभा में कृषि आधारित और कृषि की उन्नत सभी प्रकार की फसलों के लिए, उन्नत उपकरणों के लिए, कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए एक विशाल समागम का आयोजन किया गया है, जिसमें कई प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग जो हमारे किसानों की फसलों का ठीक से उत्पादन होकर प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट से उनकी न केवल फसल की कीमत सही से मिले बल्कि राज्य भी समृद्ध हो, किसानों को खेती में प्रोत्साहन मिले, वो अधिक उत्पादन ले पाए। ऐसे कई कारण से हमने एक बड़ा प्लान बनाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति द्वारा चारधाम यात्रा के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा 2024 के समापन के ठीक बाद हमने चारधाम यात्रा 2025 की तैयारी शुरू कर दी थी। हमने सुनिश्चित किया कि भक्तों को यात्रा के दौरान किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं कि उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे के लिए 4000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की तरफ से और पूरे देश भर के आए हुए तीर्थयात्री श्रद्धालुओं की तरफ से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आप आने वाले समय में कुछ वर्षों के बाद जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने हमको 4000 करोड़ से भी अधिक का गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब का रोपवे स्वीकृत कर दिया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन परियोजना स्थल का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने भारत की पहली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने प्रमुख निर्माण क्षेत्रों का निरीक्षण किया, इंजीनियर्स और अधिकारियों के साथ बातचीत की और महत्वाकांक्षी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने रेलवे बुनियादी ढांचे को बदलने और आर्थिक संपर्क को बढ़ावा देने में परियोजना के महत्व को भी दोहराया। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।